कुछ लोग मंदिरों में घुस गए, ये सोचकर कि मूर्तियां उनकी जान बचा लेंगी, लेकिन अंत में हमारे गाजियों ने उनको भी मौत के घाट उतार दिया। सुबह से लेकर दोपहर तक कत्लेआम चला और 30,000 लोग उसमें मारे गए, जबकि उतने ही बंधक बना लिए गए। अबुल फजल द्वारा ये भी एडमिट किया जाता है कि जब 1303 में खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर हमला हुआ था, तब उसने आम जनता को नहीं मारा था, लेकिन अकबर ने यहाँ आम जनता को मारने का भी हुक्म दिया। हालांकि एक और आश्चर्यजनक बात अबू फजल के द्वारा जो लिखी गई है अकबरनामा में, वो ये है, चित्तौड़ जो राजपूती शौर्य का प्रतीक था, एक ऐसा दिन जिसमें हर कोना खून से रंग गया। सोचो आप उस भीड़ का हिस्सा हो, हर तरफ आग की लपटें, तलवारों की चमक और चीखों की गूंज है। अबुल फजल अकबर का सबसे विश्वसनीय मंत्री उस सब सच को अकबरनामा में लिख रहा है और अपने शब्दों में कैद कर रहा है जो चीजें वहां पर हुई थी। मेरे पास कोई बड़ा बजट नहीं है और ना ही मेरे पास ग्रैंड सेट्स एंड विजुअल्स बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन मेरे को इस कहानी को इस तरह बयां करना है कि आप इसे महसूस कर पाओ, जी पाओ। साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक डिज़ाइन और क्राफ्ट्स के ज़रिए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको लगे कि आप उस दिन का हिस्सा हैं जो चित्तौड़ के सपनों का ठहराव बन गई थी। तो चलिए जानते हैं अकबर के चित्तौड़ पर किए गए हमले का आंखों देखा हाल। इस वीडियो का सोर्स है अकबरनामा, जो खुद अकबर के मंत्री अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर ने चित्तौड़ में क्या क्या किया, ये सब जिस तरह अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है, ठीक उसी तरह आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तैयार हो जाइए सच का सामना करने के लिए। साल 1558 अकबर की सेना चित्तौड़ के बाहर सीज करके थक चुकी थी। कई बार उन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग में घुसने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे। जब अकबर चित्तौड़ पहुंचा तो उस समय महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले में नहीं थे, वो उदयपुर में थे। समझने की कोशिश करें, मेवाड़ एक रियासत है और चित्तौड़ उनकी कैपिटल। चित्तौड़ के दुर्ग की रक्षा महाराणा उदय सिंह जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंप गए थे, जिसके बारे में अबू फजल ने लिखा है कि राणा दुर्ग में उस समय नहीं था। हालांकि उसने दुर्ग के अंदर हजारों राजपूत सैनिक तैनात कर रखे थे और अंदर सब खाने का भंडार भी था, ताकि दुर्ग के लोग सालों तक अपना जीवन आराम से बिता सके। अकबर ने डेफिनेटली कई दिनों तक घेराबंदी कर रखी थी उधर, लेकिन राजपूतों को उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब अकबर ने दुर्ग के हर तरफ तोपें तैनात कर दी तो चित्तौड़ के किले से 2 जन अकबर से मिलने आए और उन्होंने कहा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं, हम आपकी प्रजा बनने के लिए भी तैयार हैं और आपको टैक्स देने के लिए भी तैयार है। अकबर के साथ के जो लोग थे वो इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन अकबर खुश नहीं हुआ। वो कहता है, जब तक राणा खुद मुगल दरबार में उपस्थित होकर हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, कोई संधि नहीं होगी। महाराणा उदय सिंह ने आने से साफ मना कर दिया और ये संधि नहीं हो पाई। इसके बाद अबुल फजल लिखता है कि बादशाह ने चित्तौड़ के दुर्ग की दीवारों को उड़ाने के लिए 2 सुरंगें खुदवाई जो एक दूसरे से मिलती थी। सुरंग खोदने वालों को मिट्टी की तरह सोना चांदी दिया गया ताकि जल्द से जल्द ये सुरंग खुद सके। उन्हें दिन रात काम पर लगाया गया। दोनों सुरंगों में बारूद भरा गया। एक सुरंग में 120 मण तो दूसरी में 80 मण बारूद भरा गया। 1 मण यानी 40 किलो। ये आदेश दिया गया था कि जैसे ही सुरंगों में आग लगाई जाए और दुर्ग के दरवाजे ढह जाए तो सभी सैनिक दुर्ग के अंदर घुसने के लिए तैयार रहे। सुरंग में आग लगाई गई तो एक दुर्ग तो ढह गया, लेकिन दूसरे सुरंग ने आग नहीं पकड़ी तो अकबर की सेना दुर्ग के अंदर घुसने के लिए भागी। वही राजपूत सैनिक भी उनको रोकने के लिए आगे बढ़े कि तभी दूसरी सुरंग भी भभक उठी। दोनों तरफ के सैनिक जो दुर्ग में घुस रहे थे और जो दुर्ग में उन्हें आने से रोक रहे थे, दोनों ही उस विस्फोट में नष्ट हो गए। उनके हाथ पैर चीथड़े इधर उधर उड़ गए और पत्थर मीलों दूर गिर गए।
इसमें आगे अबुल फजल लिखते हैं कि हमारी फौज के 200 वीर मारे गए, जिसमें से 100 तो काफी प्रसिद्ध थे यानी फेमस थे, और उनमें से भी 20 को तो बादशाह खुद जानता था। ये सब चीजें जब हो रही थी तो दुर्ग रक्षकों में खुशी थी, लेकिन अकबर गंभीर और मायूस था। उसे लगा कि ये प्लान जो है अब काम नहीं करेगा। तो अब क्या था, मुगल आर्मी जो है चित्तौड़ के बाहर शुरुआत से ही सबात का काम कर रही थी। सबात एक तरह का ढका हुआ पैसेज मान लीजिए आप, जिसे वो बना रहे थे, जिससे कि उनकी तोपें और आर्टिलरी दुर्ग के पास पहुंच जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ओपन ग्राउंड में दुर्ग रक्षक एरो, पत्थर, बंदूकों से सेना को मार देते। तो अकबर ने उसी का काम कंटिन्यू करवाया। एक रात को दुर्ग पर सब ओर से आक्रमण किया गया और प्राचीर को स्थान स्थान पर तोड़ दिया गया। ये दिखाई दे रहा था कि दुर्ग नष्ट होने वाला है। सबात के पास विजयी सेना आगे बढ़ रही थी। आधी रात को दुर्ग रक्षक टूटी हुई प्राचीर के पास आए तो कुछ लोग तो मारे गए और दूसरे लोगों ने टूटी हुई प्राचीर में मखमल, रुई, लकड़ियां और तेल भर दिया। जब मुसलमान आक्रमण करते तो वो लोग इसमें आग लगाते और शाही सैनिक प्रवेश नहीं कर पाते। शाही सैनिक से अबुल फजल का यहाँ मतलब है अकबर की सेना के सैनिक। उस समय अकबर ने देखा कि एक कवचधारी व्यक्ति टूटी हुई प्राचीर की मरम्मत करवा रहा है, परंतु अकबर ये नहीं जानता था कि वो कौन है। इसके बाद अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर ने संग्राम नामक अपनी बंदूक से उस पर निशाना लगाया और फिर शुजात खान और राजा भगवंत दास से कहा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस आदमी को गोली लग गई है। वो व्यक्ति रात भर वहीं था और प्राचीर की मरम्मत करवा रहा था। वो व्यक्ति दोबारा दिखाई नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद दुर्ग में कई स्थानों पर आग की ज्वालाएं उठती दिखाई दी। राजा भगवंत दास ने समझ लिया कि ये जौहर की ज्वाला है। इसके बाद अबुल फजल ने अकबरनामा में जौहर के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह औरतें अग्नि स्नान कर लिया करती थी, जिसके बाद फाइनली पता लगता है कि अकबर की गोली जिसे लगी थी वो जयमल राठौड़ था, जिसे महाराणा उदय सिंह ने दुर्ग और चित्तौड़ की रक्षा का दायित्व सौंपा था। अब ये पता लग गया था कि अकबर की गोली से ही दुर्ग का अध्यक्ष जयमल मारा गया था और ये ज्वालाएं जौहर की ही थी। एक जौहर फत्ता के मकान में किया गया था और एक राणा के मुख्य सेवकों ने किया था तथा एक राठौड़ों ने किया था। एक बहुत बड़ा जौहर चौहानों की हवेली में हुआ था, जहां का मुख्य सरकार ईसरदास था। लगभग 300 स्त्रियां इसमें जल मरी थी। उस दिन जयमल के मारे जाने पर सबका उत्साह भंग हो गया था और टूटी प्राचीर के पास कोई दिखाई नहीं देता था। तभी सैनिकों को एकत्र करके सावधानी बरती गई और आदेश दिया गया कि सुबह दुर्ग में प्रवेश किया जाएगा। सुबह होते ही अकबर की सेना ने हारे हुए लोगों को मारना और बंधक बनाना शुरू कर दिया। कई सारे राजपूतों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन शाही सेना ने सबको मार डाला। अकबर एक विशाल हाथी पर सवार हुआ, उसके साथ कई हजार प्यादे थे। वहीं दूसरी ओर राजपूत ईसरदास चौहान ने मधुकर नामक हाथी की सूंड पर खंडार मारा और एक हाथ से उसका दांत पकड़ा और कहा, मेरे इस कार्य की खबर अकबर को दे देना। एक राजपूत ने जांगिया नामक हाथी की सूंड अपनी तलवार से काट डाली। फिर भी मरने से पहले वो खूब लड़ा। उसने 30 आदमियों को पहले ही आहत कर दिया था और 15 को और मार डाला था। ये चीजें तो स्वयं अबू फजल एक्सेप्ट कर रहा है। सोचे कितने शौर्य से लड़े होंगे राजपूत। उस समय प्राचीर पर खड़ा हुआ अकबर इन दृश्यों को देख रहा था। दुर्ग में लड़ने वाले राजपूतों की संख्या तो 8000 थी, परंतु 40,000 कृषक इनकी सेवा करने के लिए आ पहुंचे थे। कृषक यानी किसान। शाही सेना ने सबका कत्ल किया। कुछ लोग मंदिरों में घुस गए, ये सोचकर कि मूर्तियां उनकी जान बचा लेंगी, लेकिन अंत में हमारे गाजियों ने उनको भी मौत के घाट उतार दिया। गाजी यहाँ अबुल फजल अपनी सेना के लोगों को बुला रहा है, यानी वो लोग जो काफिरों की हत्या करते हैं, मीन्स नॉन मुस्लिम्स की। कुछ लोग अपने घर में ही अपने अंत की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ लोग अपनी तलवारें लेकर मुसलमान सैनिकों का सामना करने के लिए आए और मारे गए। सुबह से लेकर दोपहर तक कत्लेआम चला और 30,000 लोग उसमें मारे गए।
जबकि उतने ही बंधक बना लिए गए, जिसमें चित्तौड़ की आम जनता भी थी। अबुल फजल द्वारा यह भी एडमिट किया जाता है कि जब 1303 में खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर हमला हुआ था तब उसने आम जनता को नहीं मारा था, लेकिन अकबर ने यहाँ आम जनता को मारने का भी हुक्म दिया, क्योंकि आम जनता भी इस बार काफ़ी विरोध कर रही थी। हालांकि एक और आश्चर्यजनक बात अबू फजल के द्वारा जो लिखी गई है अकबरनामा में, वो ये है कि जब हम चित्तौड़ के बाहर सीज कर रहे थे तो चित्तौड़ में बहुत से बंदूकबाज थे, जिनके वार देखकर अकबर काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। लेकिन जब हमने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया तो वहाँ कोई बंदूकची नहीं मिला। बाद में पता लगा कि जब अकबर की सेना लूटपाट कर रही थी तो उन बंदूकचियों ने बड़ी चतुरता से अपनी स्त्रियों और बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। शाही सेना को लगा कि ये हमारे ही लोग हैं जो कैदियों को बांध कर ले जा रहे हैं। उसके बाद से उन बंदूकचियों का कुछ पता नहीं लगा कि वो कहाँ गए, कहाँ उनकी बाकी ज़िंदगी गुजरी, कुछ पता नहीं लगा। चित्तौड़ पर पूरी तरह कब्जा और मार काट करने के बाद अकबर ने अपने ईश्वर का धन्यवाद किया और दोपहर के बाद अपने शिविर में चला गया। तो ये था चित्तौड़ में अकबर द्वारा किए गए नरसंहार का आंखों देखा हाल। तो ये था चित्तौड़ में किए गए अकबर द्वारा नरसंहार का आंखों देखा हाल। इन सब चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन आम जनता पर पड़ता है जिनका कोई कसूर ही नहीं होता। राजा अपनी राजनीति करते हैं और पिसती आम जनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।